इसलिए मंत्र पाठ ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै धीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति के पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा जो पाठ चल रहा था, अचैषित की सिद्धि चल रही थी, उसमें से अ ची स त इस स्थिति तक पहुंच गए थे। इसमें स को मान करके ची की अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में आर्ध धातु कस्सेड वलादे, अंग के संबंधी वलादि आर्ध धातुक। तो ची जो है अंग है, उसके संबंधी सिच का स वलादि आर्ध धातुक है। तो इसका आद्यवयव इट आगम हो रहा था, परंतु इसका निषेध जो है, एक सूत्र है एकाच उपदेशेनुदात्तात, ये सूत्र निषेध कर रहा है। तो इस सूत्र को निकाल लीजिए। 7-2-10 नंबर सूत्र है। ओम 7-2-10 नंबर सूत्र है। 7-2-10 नंबर सूत्र है। निकाल लिया। एकाच उपदेशेनुदात्तात, एकाच उपदेशेनुदात्तात। समझ गए जी? एकाच उपदेशेनुदात्तात। निकालिए सभी। निकालिए तो बोलिए, आगे चलते हैं। गुरुकुल में निकाल लिया सर जी, निकाल लिया, म्यूट में था। हाँ तो बोल दिया कीजिए। तो एकाच उपदेशेनुदात्तात, तो इसका पहले पद छेद करें। एकाचः, चकारांत पुंलिंग एकाच शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। एकाच चकारांत पुंलिंग एकाच शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। उपदेशे
अकारांत पुंलिंग उपदेश शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और अनुदात्तात अकारांत पुंलिंग अनुदात्त शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। कौन सा अनुदात्त है? हाँ, अकारांत पुंलिंग अनुदात्त शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। अच्छी तरह विभक्ति हमने कर दिया, पुनः एक बार बोल देता हूँ। एकाच चकारांत पुंलिंग एकाच शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। उपदेशे अकारांत पुंलिंग उपदेश शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और अनुदात्तात अकारांत पुंलिंग अनुदात्त शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। समझ गया जी? जी समझ गया। तो यहाँ पर एकाच में समास है, एकाच में समास है और अनुदात्त में समास है। एकाच में समास है एकः अच यस्मिन्, लिख लीजिए, एकः अच यस्मिन्। लिखे एकः अच यस्मिन् स एकाच। एकः अच यस्मिन् स एकाच। लिख लिए जी। एकः अच यस्मिन् स एकाच। ये बहुब्रीहि समास हो गया, समानाधिकरण बहुब्रीहि। एकः अच यस्मिन् स एकाच। और अर्थ हुआ इसका मतलब जिसमें एक अच हो, ये मतलब ये हुआ। जिसमें एक अच यस्मिन माने जिसमें एक स्वर हो उसको कहेंगे एकाच। माने धातु यस्मिन धातु, ये लेना कि जिस धातु में, धातु का विशेषण है एकाच। तो जिस धातु में एक अच हो, एक स्वर हो, उस धातु को कहते हैं एकाच धातु। तो जैसे अभी हम अचैसित की सिद्धि करें तो ची धातु है, ची में एक ही अच है, चौ में ई बस एक ही अच है, इसलिए एकाच धातु है ये। तो जिसमें एक अच हो उसको कहते हैं एकाच। तो एक अच यस्मिन एकोच यस्मिन स एकाच। समझ गए जी? भाई जी समझ में आया? जी आ गया। जिस धातु में एक ही अच हो उसका नाम एकाच है। एक अच यस्मिन एकोच यस्मिन स एकाच। तस्मात् एकाच, ये बहुब्रीहि समास हो गया, समानाधिकरण बहुब्रीहि। और अनुदात्त में जो है न विद्यते उदात्तो यस्मिन स अनुदात्तः। न विद्यते उदात्तो यस्मिन स अनुदात्तः सोनुदात्तः। तस्मात् अनुदात्तात्।
जिस धातु में उदात्त स्वर न हो उसको कहते हैं अनुदात्त। न विद्यते उदात्तो यस्मिन् स अनुदात्त बहुव्रीहि समास। जिसमें जिस धातु में उदात्त नहीं हो उसका नाम अनुदात्त था। जिस धातु में उदात्त स्वर हो, जिस धातु में उदात्त हो उस धातु का नाम है, जिस धातु में अनुदात्त हो उस धातु का नाम है अनुदात्त धातु। माने जिस धातु में अनुदात्त उदात्त ऐसा स्वर का भेद है ना जी, गुण के आधार पर। ये वर्णोच्चारण शिक्षा में पढ़ाया हुआ हूं। तो ये उदात्त सप्तधा स्वरा भवंती, हमने उस समय बताया था विस्तृत रूप से कि 7 प्रकार के स्वर होते हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये मुख्य तो 3 है। फिर उदात्त का ही भेद है उदात्तर, अनुदात्त का है अनुदात्तर, और स्वरित है स्वरिते यो उदात्त, ऐसे करके फिर एक श्रुति। तो उदात्त, उदात्तर, अनुदात्त, अनुदात्तर, स्वरित, स्वरिते यो उदात्त और एक श्रुति, 7 प्रकार के स्वर होते हैं। तो ये जो 7 प्रकार के स्वर हुए, यहाँ पर स्वर का मतलब है साउंड, ध्वनि। और ये 7 प्रकार के जो साउंड होते हैं किसके? अच के साउंड होते हैं, स्वर के साउंड होते हैं, हल्के नहीं, व्यंजन के नहीं। तो ये जो 7 प्रकार के जो स्वर हैं, ये जो गुण हैं, ये गुण जो हैं वावल के हैं, स्वर के हैं, व्यंजन के नहीं हैं। तो इसीलिए इसी के आधार पर एक अ का जो है 42 प्रकार का भेद हो जाता है, या एक अ का जो 18, जब 7 नहीं मुख्य 3 करेंगे तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद से उदात्त स्वरित अनुनासिक अनुनासिक भेद से जो है 18 प्रकार के हो जाते हैं, और 7 प्रकार के मानेंगे तो 42 भेद हो जाते हैं। ये हमने विस्तृत करके वर्णोच्चारण शिक्षा में पढ़ाया हुआ है, आप वहां पर देख लीजिएगा, जानना चाहें विशेष तो ये जो उदात्त अनुदात्त स्वरित जो है, ये उदात्त माने उदात्त स्वर, अनुदात्त माने अनुदात्त स्वर, स्वरित माने स्वरित स्वर। तो ये कह रहा है ये धातु का विशेषण है, इसमें अनुवृत्ति आ रही है धातु का। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? धातु की अनुवृत्ति आ रही है। कहां से आ रही है? तो 7वें अध्याय का पहला पाद का 100 नंबर सूत्र देखिए, क्या सूत्र है? 7वें अध्याय पहला पाद का 100 नंबर सूत्र देखिए, क्या है? रीता इत धातु, उससे धातु की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गया जी? समझ में आया जी? आगे रीता इस धातु से धातु की अनुवृत्ति आ रही है। अथवा, हालांकि प्रथमावृत्ति में ये सब कुछ भी नहीं कहा है, इसमें अनुवृत्ति बताया ही नहीं है कि अनुवृत्ति जो है धातु की आ रही है, केवल बस नेट की बता दिया है कि नेट की आ रही है। परंतु जो है रीता धातु से धातु, क्योंकि धातु तो उपलब्ध होगा ही, धातु तो है ही, धातु का ही विशेषण है एक आचरण अनुदात्त। तो इसको 2 तरीके से हम इसको ऑन हैंड कर सकते हैं, 2 तरीके से यहाँ पर हम धातु को उपलब्ध कर सकते हैं। एक तो रीता धातु जो है 7वें अध्याय पहला पाद का जो 100 नंबर सूत्र है उसी से सीधे ले आइए, ज्यादा बुद्धि लगानी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मंडूक प्लूति इत्यादि से भी तो आती है अनुवृत्ति, मेढक की तरह कूद करके। तो धातु की इसमें अनुवृत्ति आ गई, और सबके साथ पीछे वाले के साथ भी धातु जुड़ जाएगा। ऊपर देखेंगे आप सिंची वृद्धि परस्मै पद इत्यादि सब में जो है, सब में धातु का ही मतलब ये हो रहा है, इसलिए धातु सब जगह जुड़ सकता है, जुड़ जाएगा। तो धातु की अनुवृत्ति ले आइए, नहीं तो
यह जो है एकाच उपदेशेनुदात्ता किसका निषेध करता है? ये निषेध सूत्र है। कौन सा सूत्र है जी? ये निषेध सूत्र है। तो ये किसका निषेध करता है? अभी क्या प्राप्त था? इडागम प्राप्त था। हाँ जी, अनिट प्राप्त। इडागम इत प्राप्त था, अनिट नहीं। इट प्राप्त। आर्ध धातु वलादे मने वलादे अंगस्य अंग संबंधिनः वलादे आर्धातुकस्य इडागमो भवति। इडागम भवति, अनिट होना था, अनुदात आत्मनि। मैं दूसरा अनिट होना था, अनिट होना था कि अनिट हो ही जाएगा, इससे मना हो जाएगा इट का। आर्ध धातु में धातु कैसे आया इसका समाधान दे रहा हूं। मैंने पूछा था प्रश्न कि भाई किसका ये निषेध कर रहा है एकाच उपदेशेनुदात्तात, तो इसका उत्तर है कि इट का निषेध कर रहा है। घबरा के नहीं बोलना है किसी को, एकदम विद्वान, आप सभी विद्वान हैं, आप सभी विद्वान बनते जा रहे हैं, इसलिए विद्वान की भाषा में हमें मतलब बोलना है। तो इट का ये निषेध करता है। किसका निषेध करता है एकाच उपदेशेनुदात्तात? इट का निषेध करता है। और इट का निषेध करने वाला कौन सा सूत्र था? बोलिए। चौपटनाथ कहीं का। अरे इट करता कौन है? ये तो इट का निषेध करता है। मैं बोल रहा हूँ कि एकाच उपदेशेनुदात्तात, प्रश्न समझा करो। इट करता है आर धातु का सेड बना दे। हाँ ये बोलो, इट आगम करता है आर धातु का सेड वला दे। कौन करता है जी? आर्ध धातु का सेड वला दे। सभी समझ गए जी? इट आगम कौन कर रहा है? आर्ध धातु का सेड वला दे। अच्छा जी, बहुत सुंदर। तो आर्ध धातु का सेड वला दे ये इट आगम करता है। तो आर्ध धातुक संज्ञा किसकी है? आर्ध धातुक संज्ञा किसकी है जी? बताइए वसुधावन जी। आर्ध धातुक संज्ञा किसकी है? प्रत्येक की है। आर्ध धातुकम शेष तिंगसित भिन्न जो प्रत्यय है, तिंगसित जो भिन्न प्रत्यय है उसका नाम आर्ध धातुक है। तो तिंगसित जो आर्ध धातुकम शेष, ऐसा हमने पढ़ा दिया है पीछे। आर्ध धातुकम शेष तिंगसित भिन्न प्रत्यय आर्ध धातुकम भवति। तो तिंग और शित से भिन्न प्रत्यय है, तो वो तिंग शित से भिन्न प्रत्यय तो क्या है? धातो विहित। हमने ऐसा बताया था ना जी। धातु अधिकार सूत्र है ना, आर्ध धातुकम शेष जो की जो व्याख्या हमने किया था। तो आर्ध धातुकम शेष किसके अधिकार में है? धातु है कि नहीं है? धातु के अधिकार में है ना जी। तो 3:91 से, हाँ 3:91 नंबर जो सूत्र है उसी के अधिकार में ही तो आर्ध धातुकम शेष है जी। तो अर्थ क्या होगा कि धातु विहित तिंगशित भिन्न प्रत्यय आर्ध धातुकम भवति। कि धातु से विहित जो तिंग और शित प्रत्यय है उसका, तिंग शित से भिन्न प्रत्यय है उसका नाम आर्ध धातुक है। तो आर्ध धातुक का सेड बला दे मैंने आर्ध धातुक जो है धातु से विहित होता है। नहीं जी, आर्ध धातुक जो प्रत्यय है वह आर्ध धातुक प्रत्यय तो धातु से ही विहित है ना जी, धातु से ही तो होगा ना प्रत्यय। और उस आर्ध धातुक का निषेध कर रहा है। इसका मतलब यह है कि धातु आर्ध धातुक तभी होगा जबकि धातु से विहित होगा, धातु से जो प्रत्यय होगा उसी का नाम आर्ध धातुक है। तो उसी से व्याख्यान से पता चलता है कि धातु ऑन हैंड है, धातु उपलब्ध है। तो एकाच उपदेशेनुदात्तात जो है वहां पर जो है
कि वलादी आर धातु को इट आगम का निषेध कर रहा है, तो क्या उपदेश में जो एकाच अनुदात्त धातु है उससे परे बलादी आर धातु होगा? क्योंकि आर धातु के कारण ही अपने आप धातु का आक्षेप हो गया कि नहीं हुआ जी? आर धातु कस्य बलादे में जो आर धातु कस्य पढ़ा है, इसी से अपने आप ही धातु का आक्षेप हो गया, धातु का आक्षेप हो गया कि नहीं आया? आ गया सर। तो इसीलिए एकाच उपदेशानुदात्तात में यहाँ पर व्याख्यान से तुरंत स्वयं पता चलता है कि यहाँ पर एकाच अनुदात्त जो है वह धातु ही लिया जाएगा, धातु से भिन्न कोई दूसरा नहीं लिया जाएगा। क्योंकि वलादी आर धातु को इट का निषेध कर रहा है, तो जब वलादी आर धातु को इट का निषेध कर रहा है और आर धातु को होता ही है जबकि धातु से विहित प्रत्यय हो, उसी का नाम आर्ध धातुक है। तो इसीलिए धातु से परे ही आर्ध धातुक होता है, उसी आर्ध धातु के इट का निषेध कर रहा है, इसलिए धातु अपने आप ही आक्षेप्त हो गया। अनुवृत्ति लाए या न लाए, ले आए धातु की अनुवृत्ति तो स्पष्ट हो गया, और नहीं लाए तो अपने आप ही फलित, ये अर्थ है, फलितार्थ है। यहाँ पर धातु अपने आप में अनुवृत्ति लाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप इसको इस रूप में, तो हमें इस पर याद आ गया जब मैं प्रौढ़ मनोरमा जब पढ़ रहा था, सिद्धांत कौमुदी की जो व्याख्या स्वयं भट्टोजी दीक्षित ने लिखी है, तो उस प्रौढ़ मनोरमा के ऊपर उनके पोता पौत्र जो है हरिजी दीक्षित, उन्होंने व्याख्या लिखी है शब्द रत्नम करके, शब्द रत्न। तो मैं शब्द रत्न टीका भी पढ़ा हूँ, वो प्रौढ़ मनोरमा पढ़ते समय साथ साथ शब्द टीका भी पढ़ता था। तो शब्द रत्न टीका में क्या कमाल की बुद्धि लगाई है, पूरी एकदम बुद्धि का पूरा व्यायाम हो जाता है। तो वो जो है वहां पर स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा नहीं, इसका तपर सत्काल से या अनुदिसवर्ण चा प्रत्यय कुछ ऐसे ही है। कुछ किसी सूत्र की व्याख्या है तो उसमें कह रहे हैं कि स्वम रूपम से स्वम रूपम की अनुवृत्ति आ गई है, तो वहां पर कहते हैं कि नहीं, स्वम रूपम की अनुवृत्ति नहीं है, वह फलितार्थ कथन है। हाँ, वो जो है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय पर ही शायद उन्होंने कहा है। अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय पर कहा कि स्वम रूपम की लाने की अनुवृत्ति की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह उसका फलित अर्थ ही है। वो फलित अर्थ ही है कि सवर्ण का ग्राहक होगा और स्वस्थ रूप से जो अपने आप ही अ का भी ग्रहण कर लेगा, स्वम रूपम की अनुवृत्ति लाने की आवश्यकता नहीं है। तो वही चीज ध्यान में आया, उसी के आधार पर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी जो है पुरीता इस धातु से धातु लाने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप ही स्वतः धातु पद आ जाएगा, अपने आप ही आक्षिप्त है, क्योंकि ये आर्ध धातुक के इत का निषेध करेगा, और आर्ध धातुक जो है वह धातु से जो विहित प्रत्यय है उसी का नाम आर्ध धातुक है। इसलिए धातु अपने आप ही स्वतः है, इसको ये लाने की जरूरत नहीं है। समझ गए? सभी को समझ में आ गया? भाई जी समझ में आ गया आपको? इसीलिए प्रथमा वृत्ति में नहीं लाया है, प्रथमा वृत्ति में नहीं लाया है, परंतु सामान्य रूप से बुद्धि यदि ज्यादा व्यायाम नहीं करना है, बुद्धि का व्यायाम नहीं करना है, सीधे सीधे बस भोजन सामने आ जाए उसको खा लेना है, तो सीधे रीता धातु से आप धातु की अनुवृत्ति ले आइए, और एकाच और अनुदात्ता ये दोनों धातु का विशेषण है, हो जाएगा एकाच अनुदात्ता धातु। क्या क्रम बन गया जी? और उपदेशे, उपदेशे जो है, उपदेशे जो है ये उपदेशे विशेषण है, उपदेशे भी विशेषण है, ये व्यधिकरण विशेषण है। तो एकाच का तो जगह उपदेशे, उपदेशे
एकाच अनुदात्ता धातोः, पंचमी है इसलिए तस्मात् उत्तरस्य आ जाएगा। पंचमी के कारण जहां जहां पंचमी पढ़ा हो वहां पर उत्तरस्य से पहुंच जाता है, अव्यवहितस्य उत्तरस्य। तो अर्थ हो जाएगा उपदेशे एकाच अनुदात्ता धातोः परस्य आर्धधातुकस्य, क्योंकि आर्धधातु को इट होता है तो इसलिए आर्धधातुकस्य वहां से इस आक्षेप कर लिया, वहां से खींच लिया इसको। अनुवृत्ति इसको नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अपकर्षण। तो आर्धधातुकस्य बलादे से आर्धधातुकस्य को खींच लिया, समझ गया जी, अपकर्षण हो गया। अनुवृत्ति ऊपर से आती है और अपकर्षण नीचे से हम लाते हैं, अपकर्षण नीचे से खींचते हैं। तो आर्धधातुकस्य का अपकर्षण हो गया इस सूत्र में, समझे? किसका अपकर्षण हुआ जी? आर्धधातुकस्य। तो अब क्या अर्थ बन गया? अब अर्थ बन गया उपदेशे एकाचः, उपदेशे एकाचः अनुदात्तात् धातोः परस्य आर्धधातुकस्य इट न। इसमें ऊपर से जो है, इसमें निर्वसीकृति ऊपर सूत्र है ना जी, एकाच उपदेश से उपदेश ऊपर में निर्वसीकृति है ना, ये 2-7-2-8 नंबर सूत्र है। इससे नेट की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? नेट की अनुवृत्ति आ रही है। भाई हमारे यहाँ पर भी नेट होता है, केवल आजकल ही नेट नहीं होता, नेट की परीक्षा होती है ना जी आजकल। नेट की परीक्षा नहीं दोगे तो आपको जो है प्रोफेसर नहीं बनने दिया जाएगा, पीएचडी से काम नहीं चलेगा। चलिए वो तो वैसे ही मैं हंसाने के लिए बोल दिया। यहाँ नेट की अनुवृत्ति आ रही है तो हाँ जी, इसके ऊपर सूत्र है ना, 8 नंबर सूत्र है निर्वशीकृति, उससे नेट की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? नेट के। समझ गए भाई जी? तो अर्थ क्या बन गया? उपदेश। उपदेश विशेषण है धातु का, व्यधिकरण विशेषण है। उपदेश के धातु का माने एकाच अनुदात्ता, ये भी विशेषण है धातु का, और उपदेश भी विशेषण है धातु। माने उपदेश में जो धातु होगा वह एकाच अनुदात, एकाच अनुदात धातु में ही देखना है। किसमें देखना है जी? एक ही धातु में देखना है। ये नहीं देखना है कि कोई धातु एकाच और कोई धातु अनुदात हो, नहीं, वही धातु एकाच होना चाहिए और वही धातु अनुदात होना चाहिए, समझे? जिसमें हम एकाच को जानना देखना चाह रहे हैं उसी में अनुदात को भी देखना। ये नहीं कि अनुदात के लिए अलग धातु और एकाच के अलग धातु। तो इसलिए उपदेश में एकाच अनुदात धातु, जो एकाच अनुदात धातु है उससे परे आर्धातु के कोई इडागम नहीं होता है। तो अर्थ हो गया उपदेशे एकाच अनुदात्तात् धातोः परस्य आर्धातुकस्य नेट भवति, इट न भवति। नेट का मतलब हुआ इट न। नेट का मतलब क्या हुआ जी? इट न। नेट माने न प्लस इट, तो इट न भवति। ट का जो है संधि का न हो जाता है, टवर्गी न मूर्धन्य, तो इण हो जाएगा संधि का इण न भवति। उपदेशे एकाच अनुदात्तात् धातोः परस्य आर्धातुकस्य इण न भवति। संधि करेंगे तब, नहीं तो इट न भवति नेट भवति। नेट भवति माने इट न भवति। समझ गए भाई जी?
नेट भवति अर्थात इट न भवति। हाँ, नेट भवती माने इट न भवती। और इट और न में संधि करेंगे तो ट को मूर्धन्य न हो जाता, ट रण संधि करने से इट न भवती, तो ट को न हो गया स्टुनाष्टु इत्यादि से संधि जो स्टुनाष्टु करेंगे तो ट को न हो गया, तो इण भवती, इण न भवती। इण का मतलब ट, इसलिए स्पष्ट करने के लिए संधि करने की जरूरत नहीं है, इट न भवती ऐसा कर दीजिए। समझे? जी आचार्य जी, हाँ बोलिए। इसमें आपने कहा कि आर्ध धातु का अपकर्षण कर लेंगे, हाँ हाँ, तो वो कहाँ से करेंगे? वो आगे जो भी पढ़े थे क्योंकि उसके आगे पीछे किसी सूत्र में तो पढ़ा नहीं है। देखिए ना, आर्ध धातु कसिर वाला थे, कहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया है? वो है 7-2-35। और ये है अच्छा 7-2-10। ठीक है समझ गया। हाँ, तो अपकर्षण कर लेंगे ना। ठीक है क्योंकि उसी के साथ इसकी एक वाक्यता है। जी समझ गया। तो वलादी आदत को इटागम करता है वो, और ये करता है यदि उपदेश में एकाच अनुदात्त धातु होगा तो उससे परे बलादी आदत को इटागम नहीं होता है, ये कहना चाह रहा है। समझ गए? जी समझ गया सर। उपदेश अवस्था में ही एकाच अनुदात होना चाहिए, बाद में भले ही वो जो है स्वर इत्यादि के आधार पर कुछ हो जाए, एक अलग चीज है। उपदेश अवस्था में देखना है कि एकाच अनुदात है या नहीं। तो उपदेश अवस्था में उसके इस संज्ञा करने के बाद एकाच बचता है कि नहीं, वो देखना चाहिए। उपदेश अवस्था, अब जैसे मान लीजिए अभी अच्छी है ना जी, अच्छी अच्छा, इसी जो सिद्धि कर रहे हैं तो अची है ना जी, तो ची का भाग है अ, तो वैसे तो लग रहा है कि दो अच है, लग रहा है कि नहीं? जी क्योंकि वह धातु का ही भाग हो गया ना, अटागम जो हुआ सो। परंतु उपदेश अवस्था में देखिए ना, उपदेश अवस्था में एक अच है कि दो अच है? एक चीय है ना, ची चैन है। हाँ, तो उपदेश अवस्था में एक अच। ऐसे अनुदात भी देखना है। अनुदात जब आप स्वर प्रकरण पढ़ेंगे तो स्वर की सिद्धि जब करते हैं तो फिर जो वो स्वर बदल जाएगा, स्वर बदल जाएगा, स्वर की सिद्धि। हाँ जी, हम नहीं समझे, हम तो दो स्वर देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं दो स्वर, बताइए। अच्छी में ही उसी को तो बता रहा हूँ भाई साहब, भाई जी, कि यहाँ पर अची जो दिख रहा है दो, परंतु उपदेश अवस्था में देखिए ना, उपदेश माने आद्योच्चारणम, पाणिनि जी ने जो अपने कंठ से उच्चारण किया है उसमें देखिए ना। ओहो, नहीं, पाणिनि जी ने धातु पाठ में किसका उच्चारण किया है? अची का उच्चारण किया है कि ची का उच्चारण किया है? धातु पाठ है। धातु पाठ पाणिनि जी का उपदेश नहीं है? है। तो वहां पर आपको मैंने अचैसित में मूल धातु क्या है? चीय चैने हमने बताया था कि नहीं? चैन अर्थ वाले चीय धातु, तो चीय है ना उपदेश। ये तो अनुदेश हो गया, अची उपदेश है ही नहीं। ये जो है अची अनुदेश है, माने उपदेश के बाद का है। उपदेश अवस्था में तो ची है, अनुदेश माने बाद में अची हो गया है। अब एक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब बताइए। उपदेश, इसलिए उपदेश से जोड़ा है ना जी। उपदेश अवस्था में एकाच होना चाहिए, ऐसे अनुदात्त भी होना चाहिए उपदेश अवस्था में। बाद में भले ही जो है स्वर की जब सिद्धि, जैसे शब्द की सिद्धि करते थे स्वर की सिद्धि होती है, तो स्वर की सिद्धि में भले ही दूसरा हो जाए, वो एक अलग चीज है। धातु अंतोदात्त उदात्त अंतोदात्त हो जाता है। फिर जो है आगे स्वर की सिद्धि अलग है, स्वर की सिद्धि जब पढ़ाएंगे आएगा तो समय बताएंगे। तो उपदेश में एकाच और अनुदात्त होना चाहिए। तो उपदेश से एकाच अनुदात्ता धातु परस्य आर्धातुकस्य इट न भवति। आर्धातुकस्य
आद्यवयवः इट न भवति, क्योंकि इट है ना, तो आद्यवयव मन इट न भवति, सीधे कर दिया। आद्यवयव नहीं, ये नहीं कि अंतावयव हो जाएगा, सो बात नहीं है, सीधे इट न भवति, इट का निषेध कर रहा है। उपदेश में एकाच अनुदात्त धातु से परे आर धातु को इटागम नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है अ ची स तब अपने स्थिति में आ जाइए, अतिशित की सिद्धि में कि अ ची स त था, तो इस स बलादी आर धातु था, अंग के संबंधी बलादी आर धातु को इटागम हो रहा था, परंतु ची धातु उपदेश अवस्था में एक आच वाला है और साथ साथ ची धातु अनुदात्त है। ची धातु क्या है जी? धातु पाठ में जब आप देखेंगे, यदि आप धातु पाठ हो तो निकाल लीजिएगा, धातु पाठ में देखेंगे तो ची धातु अनुदात्त धातु है। कौन सा धातु है जी? ची में ई अनुदात्त है, तो अनुदात्त धातु है उपदेश अवस्था में, तो इसलिए अनुदात्त धातु है और एकाच है, तो उससे परे वलादी आर धातु को इत का निषेध हो गया, इटागम नहीं हुआ। तो अची स त यही स्थिति रहा। समझ में आया जी भाई जी? तो अची स त, अब इस स्थिति में फिर जो है अब त को मान करके ची की अंग संज्ञा है कि नहीं है? त को मान करके ची की अंग संज्ञा है कि यस्मात् स प्रत्यय विदित प्रत्यंगम, जिस धातु या धातु से प्रत्यय का विधान किया गया हो, तो यहाँ पर ची धातु से तिंग प्रत्यय का विधान किया गया है, तो उस प्रत्यय के प्रति तदादि की अंग संज्ञा होती है। वह प्रकृति आदि अवयव है जिसका, तो वह प्रकृति आदि अवयव है ची स का। इस ची स पूरे समुदाय की अंग संज्ञा हो गई, वैसे ची की भी अंग संज्ञा है, ची स समुदाय की भी अंग संज्ञा हो जाएगी। और उसी अंग संज्ञा के अधिकार में, क्योंकि हमने आपको जो है तदादि की दो तरीके का समास बताया था, एक तस् आदि तदादि और एक है तदादि आदि यशोपी तदादि। तो उसका आदि आदि अवयव है जिसका, तो ऐसा भी है। और केवल एक ही समास से भी आप काम चला सकते हैं। हमारे गुरुजी आचार्य विश्वदेव जी जब हमें पढ़ा रहे थे काशिका सोनीपत में, तो वो जो है हमें बताए कि एक ही से दो करने की आवश्यकता नहीं है, बस कर दो तदादि का तत् प्रकृति रूपम आदि यस्य स तदादि, ऐसा कर दिया उन्होंने हमें सिखाया था। तत् प्रकृति रूपम आदि यस्य स तदादि, दो समास करने की आवश्यकता नहीं है। वह प्रकृति रूप आदि अवयव है जिसका, तो वह प्रकृति आदि अवयव है जिस समुदाय का, तो ची स इस पूरे समुदाय का आदि अवयव है, इसलिए ची स इसकी अंग संज्ञा है, माने अची स की अंग संज्ञा है। ची का ही भाग है अ, तो अची स की अंग संज्ञा हो गई। समझ गया जी? सभी समझ गए? हेलो जी समझ गया सर जी। तो ये ची अची स की अंग संज्ञा हुई, अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और इस अंगस्य के अधिकार में अस्ति सिचो पृक्ते, ये निकालिए, अस्ति सिचो पृक्ते, ये 7396 नंबर सूत्र है। 7396 नंबर सूत्र है। सात 396। हाँ जी, हाँ, अस्थि सिचो प्रत्यय निकाल लिए सभी, मैं भी निकाल लेता हूँ। कितना था जी? 396। 7396। हाँ, 7396 ये जो है
निकाल लिए हैं। अब इस पर हम विचार करते हैं। 7/3/96। तो पदच्छेद कीजिए। अस्ति सिचः, क्या है जी? अस्ति सिचः। तो अस्ति सिचः चकारांत पुंलिंग अस्ति सिच शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। अस्ति सिच क्या है जी? चकारांत पुंलिंग अस्ति सिच शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। समझ गए भाई जी? समझ में आ गया? अस्ति सिचः चकारांत पुंलिंग अस्ति सिच शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। और अपृक्ते अकारांत नपुंसक लिंग। अकारांत ये जो है नपुंसक का पुंलिंग होगा। पुंलिंग कर लीजिए। प्रत्यांत है ना जी, ये प्रत्यांत पुंलिंग कर लीजिए। अकारांत पुंलिंग अपृक्त शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अकारांत पुंलिंग अपृक्त शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। ये हो गया। फिर मैं बोल रहा हूं अस्ति सिचः चकारांत पुंलिंग अस्ति सिच शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। अपृक्ते अकारांत पुंलिंग अपृक्त शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। पदच्छेद और विभक्ति समझ में आ गया? अब चलिए समास। अस्ति अस्ति च सिच च। अस्ति विसर्ग। अस्ति च सिच च इति अस्ति सिच तस्मात् अस्ति सिचः समाहार द्वंद्व समास हुआ। अस्ति च माने अस्तिश्च संधि करेंगे तो अस्तिश्च, नहीं तो अस्ति च। तो अस्ति च सिच च इति अस्ति सिच तस्मात् अस्ति सिचः। ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। समझ गया जी? अस्ति च सिच च इति अस्ति सिच तस्मात् अस्ति सिचः। ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। लिख लिए? अब जो है आगे जो कुछ करेंगे उससे पहले, हालांकि आप लोगों को कोई प्रश्न आप लोग को ही करना चाहिए था। इसमें कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि भाई अस्ति ही हमने क्यों कहा? अस्ति तो धातु है, अस्ति संति, तो हमने अस्ति ही क्यों कहा? तिङन्त के बाद विसर्ग आता है क्या? बोलिए। तो फिर आपने प्रश्न क्यों नहीं किया? हमने अस्ति का दिया और आपने प्रश्न नहीं किया। हमने गलती तो नहीं बोल दिया? अजी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो आपको अभी विग्रह बताया समास का, अस्ति च सिच च इति अस्ति सिच, तो यहाँ पर प्रश्न आप लोगों के द्वारा ये उठना चाहिए कि आचार्य जी यहाँ पर अस्ति तो तिङन्त है, तो तिङन्त है तो यहाँ पर आपने अस्ति ही कैसे? पठति ही कभी बनता है क्या? हाँ जी, नहीं बनता बनता है।
पठतः तो बनता है, ठीक है, परंतु पठती तो नहीं बनता है, वो तो पठती बनता है। कहीं पर भी आप देख लीजिए, पठती ही कभी नहीं बनेगा, पठती बनेगा, गच्छति बनेगा, हंसती बनेगा, परंतु हंसती ही, पठती ही, गच्छति ही ऐसा कहाँ बनता है तिंगंत में। तो आप प्रश्न कर सकते थे ना यहाँ पर कि भाई आपने अस्ति च कह देते ठीक है, परंतु आपने अस्ति च ऐसे आपने तिंगंत में तिंगंत से सुबंत कैसे ले आए। प्रश्न समझ में आ गया आप लोगों को? भाई जी आपको समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पर जो है अस्ति तिंगंत नहीं है, अस्ति यहाँ पर तिंगंत नहीं है, नहीं, अस्ति तिंगंत नहीं है। क्या मैं बोला? क्या मैं बोला? न अस्ति तिंगंत नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ। अस्ति तिंगंत नहीं है। क्या है? अब क्या है वो बता रहा हूँ। है तो सुबंत ही, परंतु यहाँ पर अस्ति जो है एक वार्तिक है। लिखिए, हमने कभी पहले भी बताया होगा, इक स्थिपौ धातु निर्देश, ये वार्तिक है या पारिभाषिक है? वार्तिक होना चाहिए, ये वार्तिक है। लिखिए, इक स्थिपौ तालव्य संयुक्त ह्रस्व इकार प हलंत, इक स्थिपौ धातु निर्देश, धातु निर्देशे होना चाहिए, निर्देश नहीं तो अर्थ नहीं बन पाएगा। एक स्थिपौ धातु निर्देश, धातु का निर्देश, एक स्थिपौ धातु निर्देश, धातु निर्देशे होना चाहिए। एक स्थिपौ धातु निर्देशे, धातु निर्देश ही अभी लिखिए, हमारे मुख में ये आ रहा। एक स्थिपौ धातु निर्देश, एक स्थिपौ धातु निर्देश, धातु निर्देशे, निर्देशे होना चाहिए तभी अर्थ बनेगा। निर्देश लिखा हुआ है आचार्य जी। कहाँ लिखा हुआ है? इंटरनेट पे निर्देश करके लिखा। ऐसा लिखा हुआ है इंटरनेट पे, आपने खोजा? अच्छा, धातु निर्देश। हेलो, हाँ हाँ, तो आपने खोजा एक स्तूपो धातु निर्देशा, मिल गया आपको? हेलो जी, इंटरनेट पे लिखा हुआ आचार्य जी वैसा। हाँ, तो एक स्तूपो वही होगा फिर, एक स्तूपो धातु निर्देशा। परंतु यहाँ पर फिर जो है मतलब भाव, इसका मतलब ये है कि धातु के निर्देश करने में इक और स्ति प्रत्यय होते हैं। इक स्तुपो प्रत्यय भवतः धातु निर्देशे, धातु माने धातु निर्देशे। यहाँ पर या तो सप्तमी अर्थ में प्रथमा समझ लीजिए, ऐसा समझ करके और अर्थ कर दीजिए कि धातु को निर्देश करने में धातु निर्देशे एक स्तुपो प्रत्ययो भवतः, धातु से धातु हो। तो धातु को निर्देश करना हो, धातु को बताना हो, धातु के स्वरूप को बताना हो, तो धातु से, सभी धातु से, धातु मात्र से जो है इक और स्थिप प्रत्यय होते हैं। इसका अर्थ समझ गए? धातु के निर्देश करने में इक और स्थिप प्रत्यय होते हैं। आचार्य जी, हाँ बोलिए।
हमको ऐसा लगता है कि धातु को नाम देने के लिए प्रत्यय लगा के बताते हैं, वो सुबंध बनता है। हाँ वो तो है, यही है, वही है इसका मतलब कि यहाँ पर यही मैं बोल रहा हूँ कि धातु को निर्देश करने में इक स्थिप प्रत्यय होते हैं। तो इक प्रत्यय होगा तो असी बन जाएगा, अस धातु से करेंगे तो, और स्थिप करेंगे तो अस्थि बन जाएगा। समझ गया? हाँ जी। और जिस गण इक बनने से असी ओके, बट अनन्तरं कथं भवति? स्टिप स्टिप स्टिप, या तो इक कीजिए या स्टिप कीजिए, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। करने से स्टिप करेंगे तो अस धातु से स्टिप कीजिए, और स्टिप लौशक व तदित से, हाँ, इक स्टिपौ धातु निर्देशे। पकारः गच्छति, पकारः, जी 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 जी, सकारः गच्छति, अनन्तरं शेषः तु तकारः ईकारः। नहीं, ती भवति, ती भविष्यति, शेषः तो ती भवति। तो अस्ति, स्टिप से तालव्य श लेना है, स्टिप स्टिप। तो शकार जो है लशक होते थे, और पकार जो है हलंत्यम, तसलोप ती बच गया, तो अस्थि बन गया कि नहीं? बन गया। अब अस धातु से जिस गण की धातु है वो प्रत्यय ले आएंगे और उसका श्लू कर देंगे, तो लोप कर देंगे, तो वो विकर्ण प्रत्यय का तो अस्थि ही बनेगा। तो अस्थि यहाँ पर जो है ये तिंगंत न होकर के स्टिप प्रत्यांत है, और स्टिप प्रत्यय जो है कृत है, इसलिए यहाँ पर इससे सुप ले आया और अस्तिह बन गया। समझ में आया? इसलिए मैंने कहा था अस्ति च सिच च इति, अस्ति सिच तस्मात् अस्ति सिचः। तो धातु का निर्देश, ओहो, अस धातु दंत स वाला है कि नहीं? सिद्धि इतना हमने करवा दिया, इसके बाद भी कृदंत की सिद्धि नहीं करवाया था। अस धातु है, उससे स्टिप प्रत्यय कर दीजिए। स्टिप में प हलंत्यम से संज्ञा होगी, श का लशक से हो जाएगा, त से लोप अदर्शनम लोप हो जाएगा, तो अस प्लस ती, अस्ति नहीं बन गया? हाँ भाई जी, अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ जी, स्टिप में तालव्य श की संज्ञा हो गई लौशक पद धीते से, और प की संज्ञा हो गई हलंत्यम से, पस से लोप से उसका लोप कर दीजिए तो ती बच गया। इधर में अस धातु है तो अस्थि बन गया। उसमें विकर्ण प्रत्यय भी होता है, शप प्रत्यय, परंतु उसका शप का लुक हो जाता है। तो अदादि घन की धातु है ना जी, ये तो अधि प्रवृत्ति वैसा से लुक हो जाता है, तो अस्थि का अस्थि रहता। तो अस्थि, अस्थि यहाँ पर तिंगंत न होकर के स्तिबंत है, स्तिबंत। समझ गया जी? तो स्टिप प्रत्यांत है, तो अस्थि। तो मैं अब चलिए अपने प्रसंग पे आते हैं। अस्ति च सिच च इति अस्ति सिच तस्मात् अस्ति सिचः, समाहार द्वंद समास हो गया। और अब समय हो गया है 10 बज गया, तो अब इस पर कल हम इस पर चर्चा करेंगे, कल इसका अर्थ बताएंगे। कोई अभी तक कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। कोई किसी को कोई शंका है? नहीं शंका है? अनंत जी आपको कोई शंका है? नहीं आचार्य। तभी तो मंत्र पाठ करें। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य।
नमस्ते 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 नमस्ते।